शिक्षा और संस्कार, शिक्षा और संस्कार दोनों ही जिंदगी के मूल मंत्र है, क्योंकि शिक्षा कभी गिरने नहीं देगी और संस्कार कभी आपको झुकने नहीं देंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूँ आपका आशीष सिंह लेक्चर्स में। और आज के सेक्शन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। तो प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके हैं, ग्राफ के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से ग्राफ होते हैं, कैसे कैसे ग्राफ होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर चुके हैं। इस सेक्शन में हम क्या खास करेंगे, इस सेक्शन में हम ग्राफ का प्रयोग करते हुए 3 इक्वेशन बनाएंगे मोशन की, और फिर उन मोशंस की इक्वेशन को यूज करते हुए उन गति के समीकरणों का इस्तेमाल करते हुए हम चीजों को, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो एक निश्चित समय अंतराल में समीकरणों के द्वारा उसके वेग, गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी में संबंध स्थापित करना संभव है, जिन्हें हम गति के समीकरण के नाम से जानते हैं, या फिर जिसे गति के समीकरणों के नामों से जाना जाता है। तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में, सीधी रेखा मतलब ऐसे, सीधी रेखा मतलब ऐसे, अगर कोई वस्तु आपकी सीधी रेखा में गति कर रही है तो उसके अंदर जो त्वरण उत्पन्न होगा वो एक समान होगा। कैसे एक समान त्वरण उत्पन्न होगा, जल्दी से रिकॉल करेंगे हम। जब वस्तु सीधी दिशा में चलती है तो ना तो उसकी दिशा में परिवर्तन है, एक समान गति से चल रही है, चीज को ध्यान रखना है कि वस्तु कैसे चल रही है, एक समान गति में चल रही है। तो जब वस्तु एक समान गति से एक ही दिशा में सीधी रेखा में चलती जा रही है तो उसके अंदर दिशा का भी बदलाव नहीं होगा और उसकी गति भी सेम, चलने की जो गति है वो भी सेम ही रहेगी, जिसकी वजह से उसके वेग में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर उसके जो वेग में परिवर्तन है वो समान रूप से होगा। हो सकता है कि जो वस्तुएं समान वेग से चल रही हो वो अलग सिचुएशन है, और अगर वो वस्तु के अंदर परिवर्तन जो हो रहा है वो वेग का, समान रूप से वेग का परिवर्तन हो रहा है, तो उस वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। और जब किसी वस्तु में एक समान त्वरण उत्पन्न होगा तो हम उस वस्तु के वेग, गति, या फिर उस वस्तु के वेग, गति के दौरान जो त्वरण उत्पन्न हुआ है उसके अंदर हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। संबंध कैसे स्थापित करोगे तुम, गठबंधन कराओगे नहीं, संबंध स्थापित करना होता है कि आप उनके बीच में रिलेशन बता सकते हो। कैसे, जैसे अगर आप आयत का क्षेत्रफल निकालते हो तो आयत के क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई का क्या संबंध होता है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से गुणा होती है। तो ये जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं ना, इनको, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, इनसे हम संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करने से क्या मतलब है, संबंध स्थापित करने से मतलब है कि जब हमारे पास में ये अलग अलग पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे वेग आ गई, गति आ गई, त्वरण आ गए, तो ये सब जो हमारे पास में अलग अलग भौतिक राशियां आ गई, इन भौतिक राशियों के बीच में हम संबंध स्थापित करेंगे कि हम देखेंगे कि एक चीज दूसरे पर कैसे निर्भर कर रही है, एक चीज दूसरे पर कैसे निर्भर कर रही है। जैसे आप छोटी क्लासेस में पढ़ करके आए हो F इज इक्वल्स टू एम ए, तो ये क्या है, F इज इक्वल्स टू एम ए, एम और ए के बीच का क्या संबंध है कि वो दोनों आपस में गुणा हो रहे हैं। तो दोनों में से अगर किसी भी चीज को हम बढ़ाएंगे तो जो वस्तु पर लगने वाला बल है वो बढ़ जाएगा। तो संबंध स्थापित करके हम वस्तु पर, वस्तु की अगर किसी भी फिजिकल भौतिक राशि के अंदर, वस्तु की किसी भी भौतिक राशि के अंदर अगर कोई परिवर्तन करते हैं तो उस एक भौतिक राशि के परिवर्तन करने से बाकी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी चीजों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो हम स्टडी कर पाएंगे। तो इतना ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ये सेम टू सेम ग्राफ आपको आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, हमने क्या बोला है कि जो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो हमारी वस्तु है वो कैसा त्वरण कर रही है, एक समान त्वरण कर रही है। और जब भी वस्तु एक समान त्वरण करेगी तो जो उसका ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सीधी आरेख बनेगी। और समय हम लेंगे यहाँ पर एक्स एक्सिस पर हमेशा की तरह, और जो वेग होगा उसको हम ले लेंगे वाई एक्सिस पर। तो कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ मिला है। पहले इस ग्राफ से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं, इस ग्राफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम समझ लेते हैं, उसके बाद में हम ग्राफ की विधि से डेरिवेशन करना जो है, या फिर समीकरण बनाने की विधि आरंभ करेंगे, क्या शुरू करेंगे। देखो, मान लो आपकी कोई भी वस्तु है, वो कोई भी वस्तु है वो एक समान वेग से गतिशील है। आपकी कोई भी वस्तु है जो एक समान वेग से गतिशील है तो उसके अंदर उत्पन्न होने वाला त्वरण भी कैसा है, एक समान है। वस्तु का प्रारंभिक वेग, देखो यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 नहीं लेना है।
अगर मैं प्रारंभिक वेग 0 ले लूंगी तो इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से आप संबंध स्थापित ही नहीं कर पाओगे। वो चीज 0 हो जाएगी तो उसको कैसे शो करोगे? 0 को किसी भी नंबर में ऐड करते हो तो 0 आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इसीलिए जो यहाँ पर हमने वस्तु का आरंभिक वेग है या फिर प्रारंभिक वेग है वो कितना लिया है, किसी ए पॉइंट से ले लिया है। मैंने मान लिया है कि जो वस्तु है पहले से गतिमान थी। जब मैंने उस वस्तु को देखना शुरू किया था तो वस्तु पहले से गतिमान थी और उसका जो आरंभिक वेग था वो u था। कुछ समय बाद, कुछ समय बीता और वस्तु का जो वेग है वो u से बदल करके क्या हो गया है, v हो गया है, उसके वेग में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, OC और AD दोनों समांतर रेखाएं हैं। OC और OD जो है समांतर रेखाएं हैं, तो क्या मैं यहां पर ऐसे लिख सकती हूं, OC बराबर OD, ठीक है, और OA और DC दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो मैं OA बराबर DC भी तो लिख सकती हूँ। या फिर ये वाली OE लाइन और CB लाइन दोनों समांतर है तो OE बराबर BC या फिर CB, आप जो भी बोलो दोनों लिख सकते हो। तो ये तो चीजें मुझे दिख रही थी तो मैंने एज इट इज लिख दी, कहाँ काम आएगी अभी आपको पता लगेगा। ठीक है, मैंने क्या बोल दिया है कि जो वस्तु का आरंभिक वेग है वो कितना है, u है, अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, और लिया गया समय कितना हो गया है, t हो गया है। और जब वस्तु का वेग u से v हुआ, वस्तु के वेग में परिवर्तन u से v तक हो गया है और इस वेग में परिवर्तन करने में जो लगा समय है वो t हो गया, तो इस दौरान उसने कोई ना कोई दूरी भी तो तय की होगी। उस दूरी को मैं किससे प्रदर्शित करूंगी यहाँ पर, उस दूरी को मैं यहाँ पर s से दर्शाऊंगी। अब हमने देखा था कि कभी भी आपको अगर एक समान त्वरण का ग्राफ दे देंगे या फिर सॉरी एक समान वेग का ग्राफ दे देंगे तो उस एक समान वेग के ग्राफ की ढलान से आप उस वस्तु का त्वरण निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी तो हमें एक समान वेग का ग्राफ दे दिया गया है। अंतर क्या है कि पहले जो हमने ग्राफ देखे थे वो 0 से शुरू हो रहे थे, यहाँ पर कोई ना कोई पहले से उसका प्रारंभिक वेग है तो वो 0 से ना शुरू करके किसी और वैल्यू से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो हमें पहले से पता है कि वेग समय ग्राफ का ढलान जो है वो हमें त्वरण देता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ है और समय कितना लगा है। बुक में थोड़ा फैंसी स्टाइल में दिया हुआ है तो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी समझना बिल्कुल इजी है, पहले समझ लेते हैं। वेग में परिवर्तन क्या है, पहले वेग कितना था, u था, बाद में कितना हो गया, v था। तो वेग में परिवर्तन को हम कैसे लिखते हैं, a इज इक्वल्स टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग लिखते हैं ना। तो अंतिम वेग कितना हो गया, v हो गया, और प्रारंभिक वेग कितना हो गया, u हो गया। लिख दी वैल्यू, इस t को उधर भेज दो आप, ये t उधर जाकर के इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो at बराबर v माइनस यू। और जब मैं इस u को इस साइड ट्रांसफर कर लूंगी तो ये प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। खत्म हो गई फर्स्ट इक्वेशन। कहाँ से शुरू करना है हमें, दिख रहा है हमें कि जो हमें ग्राफ दिया हुआ है वो एक समान वेग का ग्राफ है, एक समान वेग का ग्राफ है मतलब मुझे तुरंत पता लग जाएगा। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन को किससे दर्शाएंगे हम, v माइनस यू से। फॉर्मूले से मुझे पता है कि वेग में परिवर्तन क्या होता है, v माइनस यू बटा टी होता है, लिख दिया मैंने। इस t को उधर भेज दिया, u इधर माइनस का था इधर आकर के प्लस का हो गया है, इस तरीके से ना करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये t इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। ये u इधर माइनस का इधर आकर के प्लस का हो गया तो क्या बन जाएगा, ए टी प्लस यू इज इक्वल्स टू वी। इसको सीधा करके लिख देती हूँ तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये हो गया आपका पहली समीकरण जो है मोशन की, गति की, वो यही है। इस गति समीकरण को एग्जाम में अगर बोल देंगे कि आप इसको डिराइव करो या फिर ग्राफीय विधि से इसकी आप गणना करके मतलब इक्वेशन बनाओ, डेरिवेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं मालूम है, तो आप देख लेना कि अगर आपको बोल दे कि ग्राफ से आपको गति का पहला समीकरण निकाल करके बताना है तो आप ये वाला मेथड आराम से यूज कर सकते हो। दूसरी बात क्या है, अब हमेशा जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको ऐसे बोलेगा कि पहला समीकरण निकाल करके बताओ। एग्जामिनर आपको बोल देगा कि वेग समय समीकरण निकाल करके बताओ। क्या नाम है इसका, पहला शब्द देख लो, आखिरी शब्द देख लो, पहला है v, आखिरी है t। तो इस इक्वेशन को, गति की पहले समीकरण को हम वेग समय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो आपको वो इस तरीके से भी लिख सकता है कि वेग समय समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करके बताएं, तो आपको इस तरीके से करना है। बुक में कैसे दिया हुआ है, अगर आप बुक में देखो तो बुक में आपको नाम दे दिए, इस चीज को आपको मैं इधर करके दिखा रही हूँ कि बुक में इस चीज को कैसे परफॉर्म किया हुआ है।
इस चीज को हम बिल्कुल नहीं छेड़ रहे, वो बिल्कुल ठीक है, पर एक बार हम समझ लेते हैं, बाकी आप ऐसे भी करके आओगे तो बिल्कुल गलत नहीं है, चीज बिल्कुल सही है। देखो बुक में आपको दिया हुआ है कि त्वरण दिया हुआ है वेग में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि वस्तु का आरंभिक वेग कितना था, u बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ओ ए, और v बराबर क्या लिख सकते हैं हम, ओ ई। ठीक है, समय बराबर क्या लिख दूंगी मैं, ओ सी। ठीक है, और जो त्वरण हो रहा है वो कितना है, ढलान से मिलेगा। तो हमें क्या मालूम है यहाँ पर कि त्वरण जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ढलान जो है वो ए बी है ना, तो त्वरण को आप किससे रिप्रेजेंट कर दोगे, इस तरीके से आप इसको एग्जाम में सॉल्व करके आ सकते हो। और यहाँ पर बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको नेमिंग्स दे दी है, तो वो थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देगा, थोड़ा सा उलझा देगा, इस तरीके से आपको ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें, ये सारी चीजें बिल्कुल मेंशन करना है आपको, इस तरीके से मेंशन करोगे तो कहीं नंबर नहीं घटेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण जो है, दूसरे समीकरण को हम किस नाम से जानते हैं, दूसरे समीकरण को हम वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल के नाम से भी, नहीं वेग समय ग्राफ क्षेत्रफल नहीं है, कहाँ दे दिया इसमें, ठीक है नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर दूसरा समीकरण हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो दूसरे समीकरण को हम स्थिति समय ग्राफ के नाम, स्थिति समय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। दूसरे समीकरण को हम किस नाम से जानते हैं, स्थिति समय समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो चलो देखो इसका डेरिवेशन करते हैं। खाली स्लाइड नहीं है हमारे पास में, कोई बात नहीं हम यहाँ कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि अगर इस ग्राफ को मैं गौर से देखूं, इस ग्राफ को अगर मैं गौर से देखती हूँ, तो इस ग्राफ से अगर मुझे बताना हो कि किस वस्तु ने कितनी दूरी तय की है, तो कैसे बताऊंगी मैं। मैंने आपको बोला था कि कभी भी आपको वेग समय ग्राफ दे देंगे, न्यूमेरिकल भी किए थे पिछले लेक्चर में, कि वेग समय ग्राफ के अंदर अंदर कितना क्षेत्रफल आ रहा है उसकी गणना करके हम बता सकते हैं कि कितनी वस्तु द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। ठीक है, यहां अगर मैं देखती हूं तो क्षेत्रफल, इस ग्राफ का क्षेत्रफल क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये पूरा क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल को आप ढंग से देखो, तो क्या यहाँ एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, क्या यहाँ पर एक त्रिभुज नहीं बन रहा है, और क्या यहाँ एक आयत नहीं बन रहा है। तो अगर आपको इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है, अगर आपको ग्राफ ओ ई ए सी, अगर आपको ओ ई ए सी ग्राफ, ओ ई नहीं आएगा यहाँ, ओ ए बी सी आएगा, यहाँ पर इसको ठीक कर लेंगे हम। अगर आपको ग्राफ ओ बी ए सी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है, फिर इस नेम को आप ठीक से कर लो। अगर आपको इस ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या मैं इस ग्राफ को ऐसे नहीं बोल सकती कि यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है और यहाँ पर एक आयत बन रहा है। तो पहले इस पूरे ग्राफ का नाम देख लेते हैं हम, उस पूरे ग्राफ का नाम क्या है, ओ ए बी सी। तो यहाँ पर जो नाम है वो थोड़ा सा गलत हो गया है, तो हम इसको ठीक कर लेंगे कि हमारे पास में जो यहाँ ग्राफ है उसका नाम क्या है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब जब मैं ओ ए बी सी ग्राफ को देख रही हूँ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, इसको सरल कर लेती हूँ। सरल करने के लिए मुझे दिख रहा है कि यार ऐसे तो मुझे शेप समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं इसको एक त्रिभुज और एक आयत का क्षेत्रफल जोड़ूंगी, तो इस पूरे ग्राफ का जो है क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो जो ग्राफ के द्वारा, जो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी है, उसको हम ऐसे दर्शा रहे हैं, तो मैं लिख सकती हूँ एस बराबर ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। फिर ओ ए बी सी के क्षेत्रफल को मैंने दो हिस्सों में तोड़ दिया, पहला तो है क्षेत्रफल त्रिभुज का, और दूसरा है आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज कौन सा है, यहाँ पर ए डी बी त्रिभुज है, तो ए डी बी का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है, आयत है ओ ए डी सी का। त्रिभुज का फॉर्मूला आप तो याद हो गया होगा, इतने सारे न्यूमेरिकल कर ले, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, लिख दिया मैंने। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, अब देखो असली काम यहाँ से शुरू होता है, यही चीजें आइडेंटिफाई करना सीखनी है हमें। यहां से कंटिन्यू कर रही हूं मैं इस चीज को, ठीक है, यहां से आधार इंटू ऊंचाई। तो एस इज इक्वल्स टू हाफ,
त्रिभुज कहाँ है, ये रहा। त्रिभुज का आधार क्या है, ये एडी है त्रिभुज का आधार, तो इंटू एडी लिख दूं। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, बीडी ऊंचाई हो जाएगी, तो इंटू बीडी लिख दूं। प्लस ये आयत है मेरा, आयत की लंबाई कितनी हो गई है, ओसी हो गई है, और इसकी ऊंचाई कितनी हो गई है, डीसी हो गई है। अब मैम बोलोगे आपने मैम वहां पे तो आपने ओसी की जगह ओए लिख रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको जब लेक्चर जब स्टार्ट करा था हमने, तब मैंने क्या बताया था, यहाँ पर ओए और डीसी दोनों समांतर रेखाएं है ना। आयत के अंदर क्या होता है, दोनों रेखाएं जो होती है वो समांतर होती है। तो क्या यहाँ पर मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि ओ ए जो है वो डीसी के बराबर है, तो आप यहाँ पर ओ ए और डीसी कुछ भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी बराबर ओ ए है ना, तो मान आपका सेम ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओ ए भी लिख सकते हैं, डीसी भी लिख सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो चलो हम यहाँ पर ओ ए लिख देते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देख करके, ठीक है। एस बराबर ए डी कितना चल रहा है, ए डी जो है वो ओ सी के समांतर है, और ओ सी जो है हमारा पूरा टी है। तो ओ ए डी की जगह मैं टी लिख दूं, और बी डी की जगह क्या लिख दूंगी, कहाँ गया हमारा बी डी, ये रहा बी और डी। बी डी मुझे क्या दिख रहा है, देखो अगर आप इस बी डी को देखोगे ना ढंग से, इस बी डी को अगर हम ढंग से देखें, इस बी डी को मैं ढंग से देखूं, तो ये बी डी क्या है मेरे पास में, ऐसे तो मेरे पास बी डी की कोई वैल्यू नहीं है। मुझे तो इतना पता है कि डी से लेकर के सी तक यू है, इतना मुझे दिख रहा है कि डी से लेकर के सी तक यू है, और बी से लेकर के सी तक पूरा वी है, ये पूरा वी है, ये पूरा यू है। तो क्या मैं बी डी को v माइनस यू नहीं लिख सकती हूँ। वापस सुनो मैं क्या बोल रही हूँ, ये पूरा जो BC है ना, ये BC की वैल्यू पूरी V है, और जो ये आपका DC है, इस DC की वैल्यू U है। मुझे चाहिए BD की वैल्यू। तो क्या यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, क्या यहाँ पर इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ कि BC बराबर BD प्लस DC। BC की वैल्यू कितनी है आपकी, V है। BD कितना है, दिया ही नहीं है। DC कितना है आपके पास में, U है। तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, V माइनस यू हो जाएगी। तो यहां से मैं बी डी की वैल्यू कितनी पुट कर लूंगी, v माइनस यू पुट कर लूंगी, इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर ओसी वगैरह लिखा हुआ हो तो कंफ्यूज नहीं होना, सब कुछ एक ही चीज है। बी डी इज इक्वल्स टू, एक सेकंड रुको, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी माइनस डी सी आएगा, इधर ओसी नहीं आएगा ना, इधर डी सी कर लेना, डी है, दिस इज डी। ओ नहीं आएगा, इधर डी आएगा, इसको आप डी सी कर लेना, बी सी माइनस डी सी, इधर दिखा दिया मैंने आपको कैसे आएगा, पूरा स्टेप मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो बीडी की जगह मैं क्या पुट कर लूंगी, बीडी की जगह मैंने पुट कर लिया है v माइनस यू, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर ओसी, ओसी का मान कितना है, अगेन ओसी की जो वैल्यू है आपकी कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी। और ओ ए कितना है, ओ ए कितना है, यू है, तो इसकी जगह यू लिख दूंगी मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इस v माइनस यू की वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी। देखो हमने गति का जो पहला समीकरण देखा था, गति के पहले समीकरण में हमने क्या देखा है, गति के पहले समीकरण से, ये तो आपका पूरा करा हुआ है, आपको इसको कुछ नहीं छेड़ना ना। गति के पहले समीकरण से क्या था हमारा, गति का पहला समीकरण क्या था हमारा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो यहां से मैं इसको ऐसे लिख लूं, v माइनस यू बराबर ए टी। गति के पहले समीकरण से मुझे क्या पता है, v बराबर यू प्लस ए टी पता है। तो यहां से क्या मैं इस एटी की वैल्यू नहीं निकाल सकती हूँ, एटी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने u को इधर भेजा, तो कितना हो गया, v माइनस यू हो गया। तो गति के पहले समीकरण से मैं v माइनस यू को क्या पुट कर दूंगी, मैं यहाँ पर v माइनस यू को मैं पुट कर दूंगी ए टी, और u इंटू टी कितना हो जाएगा, यू टी। टी इंटू टी कितना होता है, टी स्क्वायर, टी इंटू टी कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर इंटू यू टी। एक सेकेंड बच्चों, थोड़ा उसको पूरे मिटा दो। यहाँ पर जो आपका हाफ इंटू ए टी स्क्वायर
यहां पर कितना हो जाएगा ये प्लस यूटी, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 80 × t करूंगी तो कितना हो जाएगा 80² प्लस प्लस यूटी। इसको और सिस्टमेटिक वे में मैं अरेंज कर लूंगी तो कितना हो जाएगा एस इज इक्वल्स टू यूटी। इस यूटी को पहले लिख देते हैं क्योंकि बुक में जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना जरूरी है ना, तो यूटी पहले लिख देते हैं प्लस हाफ 80²। कौन सा समीकरण है ये स्थिति समय समीकरण है, और यही आपका गति का दूसरा समीकरण है। क्या है दूसरा समीकरण, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80²। इधर हाफ नहीं आएगा, इधर हाफ नहीं आएगा, ठीक है। उसको मत देखो, आप इधर देखो। हमने क्या देखा है, वापस बता देती हूँ मैं, कि हमारे पास में वेग समय ग्राफ है, तो वेग समय ग्राफ से मैं वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बता सकती हूँ। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बताने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ के अंदर जितना भी क्षेत्रफल है उसकी गणना करेंगे। ग्राफ को मैंने ढंग से देखा तो मुझे दिख रहा है कि इस ग्राफ को मैं दो भागों में विभाजित कर सकती हूँ। पहला है त्रिभुज, दूसरा है आयत। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू आधार इंटू ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, उस चीज को मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करा है कि त्रिभुज का जो आधार है यहाँ पर कितना हो गया एडी, और त्रिभुज की जो हाइट है वो कितनी हो गई बीडी, लिख दिया एडी इंटू बीडी। आयत की लंबाई कितनी हो गई ओसी, और आयत की जो लंबाई है वो कितनी हो गई है आपकी ओ ए, और आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई है आपके पास में ओ सी। तो यहां से मैंने क्या करा, एडी का मान कितना दिख रहा है आपको, एडी बराबर है ओसी, और ओसी कितना है टी। तो एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी हो जाएगी, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं तो ये टी है तो ये भी टी हो जाएगी। तो यहाँ पर एडी का मान टी हो गया। बीडी कितना है हमारे पास में, बीडी जो है मैंने यहाँ से देखा कि भाई ये पूरी लाइन तो वी है, ये इतना सा हिस्सा सी है, तो यहाँ पर इस पूरी लाइन को बीसी को क्या लिख सकती हूँ मैं, बीडी प्लस डीसी लिख सकती हूँ। बीसी की वैल्यू वी है, बीडी की वैल्यू जो है हमारे पास में नहीं है, डीसी की वैल्यू यू मैंने पुट कर दी है, और यहाँ से अगर यू इधर चला गया तो माइनस का हो जाएगा, जिससे मेरे पास में बीडी की वैल्यू वी माइनस यू आ जाएगी। लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर वापस ओसी का मान कितना हो जाएगा, ओसी का मान हो जाएगा आपके पास में टी। फिर ओ ए कितना हो गया आपके पास में, ओ ए हो गया है आपके पास में फिर से यू, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना ये पूरा ओ ए है, तो ये यू हो गया, लिख दिया। अब हाफ इंटू टी हो गया। v माइनस यू का मान मैंने पहले समीकरण से निकाल लिया। गति के पहले समीकरण से मुझे क्या पता है, गति के पहले समीकरण से मुझे पता है v इजिकल्स टू यू प्लस एटी होता है। तो यहां से मैंने v u को दूसरी तरफ भेजा तो 80 का मान निकल गया v माइनस यू। u को मैंने दूसरी तरफ भेजा तो 80 का मान निकल गया v माइनस यू। तो इस 80 का मान मैंने इस v माइनस यू का मान मैंने 80 निकाल करके यहाँ पुट कर लिया है। यहाँ v माइनस यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, 80 लिख दिया। कैसे लिख दिया मैम, गति के पहले समीकरण से लिख दिया, ठीक है। फिर t इंटू यू कर दिया हमने, तो t इंटू यू को ut लिख देंगे। फिर मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है, हाफ इंटू टी इंटू 80 तो कितना हो गया हाफ 80² प्लस यूटी। इस यूटी को पहले लिख लेते और हाफ को पीछे लिख देते हैं, हाफ 80² को पीछे लिख देते हैं, तो गति का दूसरा समीकरण आ गया एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ 80²। ठीक है, यहां से हमने गति का दूसरा समीकरण हल कर लिया है, जिसे हम स्थिति समय समीकरण कहते हैं। अब बचा है हमारा लास्ट समीकरण, तीसरा समीकरण, ठीक है, उसको देखेंगे हम। सेम ग्राफ सब में सेम है, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा सा है, ये तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी किसी भी चीज को देख करके, ग्राफ हमारा सेम है। यहाँ पर मैं छोटा सा ग्राफ बना रही हूँ, इस तरीके से स्टार्ट हुआ था आपका, ये था आपका ओ, सॉरी इधर डी आएगा, ओ ए ई बी डी सी, ठीक है। ये था हमारे पास में टी, ये था हमारे पास में ओ ए था यू, और ये जो पूरा वैल्यू था ये हमारे पास में था वी। इधर वी लिखा हुआ था और इधर यू लिखा हुआ था, इस तरीके का समीकरण था हमारे पास में। बना लिया हमने जल्दी से इसको। अब देखो इसी इसी जो हमने सेकंड इक्वेशन में अप्रोच यूज करी है ना, कि ग्राफ के द्वारा तय की गई दूरी को आप क्या बता सकते हो, जितना भी एरिया जितना भी क्षेत्रफल ग्राफ के अंदर आ रहा है उसकी हम गणना कर लेंगे। यहाँ पर भी सेम अप्रोच यूज करनी है कि ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल है, ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल है उसको आप उसकी गणना कर लेंगे। ग्राफ के अंदर जो क्षेत्रफल है वो क्या है,
पहले उस ग्राफ के क्षेत्रफल को मैंने दो भागों में डिवाइड किया था, दो भागों में विभाजित किया था, एक था त्रिभुज, दूसरा था आयत। लेकिन यहां मैं क्या करूंगी, अगर इसको और थोड़ा ढंग से देखो ना तो आपको ये नजर आएगा समलंब, समलंब ट्रेपेजियम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर ये समलंब नजर आएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, देखो ये समलंब है आपके पास में, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इस तरीके का होता है समलंब, क्या होता है, जिसकी दो आमने सामने वाली भुजाएं तो समांतर होती है और अपोजिट जो होती है, जो उसके अलावा जो बची हुई दो रेखाएं हैं वो समांतर नहीं होती है, दो पैरेलल होती है, दो नॉन पैरेलल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू, क्या कर लोगे, जो आपकी समांतर रेखाएं हैं, जो समांतर रेखाएं हैं उनका योग, समांतर रेखाओं का योग आ जाएगा, इनटू जो हाइट दी हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। अब ये मेरा जो है समकोण वाला समलंब है, मैंने यहाँ पर 90 डिग्री पर ही बनाया है, इसीलिए आपको समलंब कहीं कहीं इस तरीके के भी देखने को मिलेंगे, ये भी समलंब है, ये भी समलंब है, ठीक है। दो पैरेलल रेज है, दो पैरेलल आर्म्स है, दो समांतर रेखाएं और दो नॉन पैरेलल रेखाएं हैं, दो असमांतर रेखा है इसमें, तो ये समलंब बन गया है। तो सबसे पहले समलंब का क्षेत्रफल क्या है, मेरे साथ बोलोगे आप लोग, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग मल्टीप्लाई बाय या फिर इंटू समांतर रेखाओं के भुजाओं मध्य जो दूरी है उससे हम इसे गुणा कर देंगे। ये रहा समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, ठीक है। चलो इस चीज को हटा रही हूं मैं यहाँ पे से, हमें सिर्फ ग्राफ चाहिए। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कौन सी, एक तो ओसी हो गई, नहीं सॉरी, समांतर रेखाएं कौन सी हो जाएगी, एक तो ओ ए हो जाएगी और एक बीसी हो जाएगी, भाई समांतर ये वाली होगी इसके अंदर। इसको व्हाइट पेन से हाईलाइट कर देती हूँ मैं समांतर को, ये आपका समांतर बन रहा है, व्हाइट कलर से जो बना रही हूँ ना वो समांतर है, ठीक है। तो यहाँ पर समांतर के अंदर आपके सामने सामने वाली पैरेलल लाइंस कौन सी है, समांतर रेखाएं कौन सी है, एक तो हो जाएगी ए ओ और दूसरी हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी बीसी, ठीक है। इनटू भुजाओं के मध्य दूरी कितनी है, भुजाओं के मध्य जो आपकी दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ओसी हो जाएगी ये वाली। भाई ये दो आपकी पैरेलल रेखाएं हैं, ये दो आपकी पैरेलल समांतर रेखाएं हैं, इनके बीच के मध्य की दूरी कितनी है, ओ और सी तो है। इसको आप इस तरीके से देखेंगे, ये दो आपकी समांतर रेखाएं, इन दोनों के मध्य दूरी कितनी है, दोनों एक दूसरे से कितनी दूर है, ओसी दूर है, जितना भी ओसी का मान है वो बता देंगे हम। अब यहाँ पे मान्य निकालना है हमारे, यहाँ पे हमें यहाँ पर समीकरण हल करना है तो हम वो करेंगे, ठीक है। अब ओ ए कितना है आपके पास में, ओ ए कितना है हमारे पास में, ओ ए दिख रहा है भाई यू है, तो यू लिख दो। बीसी कितना है हमारे पास में, बीसी दिख रहा है मुझे कि पूरा का पूरा जो बीसी है उसकी वैल्यू क्या है, वी है, तो लिख दिया मैंने। इनटू ओसी, ओसी क्या है हमारे पास में, टी है, ठीक है। अब वापस हम जाएंगे रिवर्स, गति का पहला समीकरण क्या था, गति के पहले समीकरण को याद करो, गति के पहले समीकरण के अंदर हमने लिखा था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, क्या लिखा था हमने, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी लिखा था, गति का पहला समीकरण। अरे यार हिंदी ना गलत हो जाती है बार बार। गति का जो पहला समीकरण था वो कितना था, क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। यहां से हम टी का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, टी का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले v को इधर, u को मैंने इधर भेज दिया तो कितना हो गया, ऐसे लिख दूं इसको मैं। इस चीज का उपयोग हमने दूसरे समीकरण में करा था, तीसरे समीकरण में यहाँ से बिल्कुल t का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आपको दिख रहा है यहाँ पर जो t है वो a के साथ में गुणा में है, तो बराबर के दूसरे निशान की तरफ जब वो आएगा तो वो भाग में हो जाएगा। तो क्या यहाँ से मैं t का मान v माइनस यू बटा a नहीं लिख सकती हूँ, यहाँ से t का मान में, यहां से t का मान में v माइनस यू बटा ए नहीं लिख सकती हूँ, ये t का मान आ गया, इस t का मान मैं इधर पुट कर दूंगी। गति के पहले समीकरण से क्या करा मैंने, t का मान निकाला और t का मान क्या कर दूंगी मैं, हमारा जो हल चल रहा है उसके अंदर पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू वी माइनस यू बटा ए लिख सकती हूँ ऐसे, आराम से देख लो इसको, ऐसे लिख सकते हैं। पहले क्या करा है,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, समलंब का क्षेत्रफल, सूत्र था, सूत्र से मैंने यहाँ पर भुजाओं के मान लिख दिए कि भाई एक तो ओ ए भुजा है और एक बीसी भुजा है, दोनों समांतर है तो दोनों का योग, उनके मध्य दूरी कितनी है ओसी है तो उससे गुणा कर देंगे। यहाँ से ग्राफ से देख करके मैंने मान रख लिए हैं, फिर मैंने क्या करा, यहाँ पर टी आ रहा है ना, इस टी का मान पहले समीकरण से निकाल करके इधर रख दिया है। अब इस ये जो 2 और a है इसको साथ में लिख लूं क्या आगे, ऐसे लिख लूं, हाफ इंटू 2a, लिख सकते हैं इसको ऐसे, ये भी 1/a है और ये भी 1/2 है तो दोनों को आगे निकाल करके मैंने साथ में लिख दिया। पीछे क्या बच गया हमारे पास में, पीछे बच गया है u प्लस वी और v माइनस यू। चलो यहीं से बता देती हूँ, ये इस स्टेप तक तो हम आ गए हैं, ठीक है। इसमें हमने 1/2 और a से हमने इसको आगे लिख लिया है। हमारे पास में क्या बच गया, इधर से u प्लस वी बच गया और इधर हमारे पास में v माइनस यू बच गया है। इस चीज को मैं आगे यहाँ पर कंटिन्यू कर रही हूँ। s बराबर हमारा 1/2a तो चल ही रहा है, इस u प्लस वी को मैं बदल कर लिख रही हूँ, u प्लस वी को मैं v प्लस यू लिख दूं, 3 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3 होता है ना, दोनों का उत्तर 5 है, चाहे 3 में 2 जोड़ू चाहे 2 में 3 जोड़ू, तो चाहे मैं u को v में जोड़ू चाहे v को u में जोड़ू आंसर तो सेम ही आएगा। तो u प्लस वी को मैं क्या लिख लूंगी, v प्लस यू लिख लूंगी। अब आप बोलोगे मैम क्या हरकत है ये, इसको करने की जरूरत क्या है, तो बच्चों इसको करने की जरूरत ये है कि यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी बन गई है। आइडेंटिटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी बन रही है v प्लस यू और v माइनस यू वाली। ये आइडेंटिटी आपने देखी है ना कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो यहाँ पर मेरे को ये वाला फॉर्म मिल रहा है, इस वाले फॉर्म को मैं इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकती हूँ क्या, यहाँ पर मेरे पास में v प्लस यू और v माइनस यू है, तो v प्लस यू v माइनस यू को मैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर नहीं लिख सकती हूँ। ये आइडेंटिटी देखी ना आपने, 8th क्लास में भी पढ़ी है, 7th क्लास में भी पढ़ी है, दोनों क्लासेस में आप इस आइडेंटिटी को पढ़ करके आए हैं। ये वाली आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे ना, v प्लस यू और v माइनस यू, इस तरीके से। अब इस आइडेंटिटी से क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, इस आइडेंटिटी से मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकती हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दिया मैंने। नहीं पता है तो याद कर लो, नहीं पता है तो इसको याद करो, क्योंकि ये यूज आएगी यहाँ पर और यहाँ यूज नहीं आएगी, मैथ्स में भी काम में आ रही है आपके सेकंड चैप्टर में। तो आइडेंटिटीज तो याद होना जरूरी है, इट इज अ मस्ट कंडीशन, ये तो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया मैंने, a प्लस बी ए माइनस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वैसे मेरे पास में v प्लस यू v माइनस यू था तो उसको मैंने क्या लिख लिया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। यहां जाकर के ये गुणा हो जाएगा तो इसको क्या लिख दूंगी, 2as लिख दूंगी, ये इधर भाग में तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इसकी लाइन को हटा लेते हैं, यहाँ पर ये भाग में तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, 2as हो जाएगा और इधर क्या रह जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। और यही है आपका गति का तीसरा समीकरण। फाइनल जो रिजल्ट है ना आपका ये है। बहुत ज्यादा अच्छे सिस्टमेटिक मैनर से देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, इसको मैं इधर ठीक कर देती हूँ। क्या करा, वापस समराइज कर रही हूँ बच्चों, वापस समराइज कर रही हूँ, क्या किया है मैंने, यहाँ पर हमारा ये गति का समीकरण हमें बनाना था, ग्राफ दिया हुआ है, तीनों इक्वेशन में एक ही ग्राफ दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो ग्राफ को याद कर लेंगे, उसकी नेमिंग याद कर लेंगे और उसकी वैल्यूज याद कर लेंगे। बहुत कुछ नहीं है, ग्राफ ड्रॉ करो, बाकी सारी चीजें आप अपने आप बना दोगे। अगर आपने ग्राफ पहले से समझे हुए ना, बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है, 2 से 3 बार इसको खुद करो, चौथी बार में एकदम ईजी गो में आप इसको कर पाओगे। बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं कि अरे यार ये क्या हो गया, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद में आप खुद बोलोगे कि हाँ मैम हमने किया और हमें आ रहा है। तीसरे समीकरण में हमने क्या करा, सेम अप्रोच यूज करी जो दूसरे समीकरण में यूज करी थी। हमने क्या करा है, ग्राफ के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है ना उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ग्राफ में मेरे को समलंब दिख रहा है, समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू 2 समांतर भुजाओं का समय इंटू समांतर भुजाओं के मध्य दूरी। तो समांतर भुजाएं कौन सी है, ओ ए और डीसी, बीसी वैल्यू रख दी, और वैल्यू मध्य की दूरी कितनी है, ओसी, ये तो रख दिया मैंने। ओ ए का मान यू है, बीसी का मान वी है, रख दिया, ओसी का मान टी है, रख दिया। गति के पहले समीकरण से मैंने ऐसे टी का मान निकाला, इधर रख दिया। अब ये हाफ और अपॉन वाला ए दिक्कत दे रहे थे ना, साइड में लिख दिया मैंने इनको। घर में बच्चे आते हैं ना, प्रॉब्लम देते हैं, अंदर दूसरे रूम में भगा दे, तो वैसे ही क्या मेरे को दिक्कत दे रहे थे यहाँ पे, तो मैंने क्या करा, दोनों को इकट्ठा करके साइड में लिख दिया, 1/2 इंटू ए करके इसको साइड में लिख दिया है। यहाँ पर ये u प्लस वी था, v माइनस यू था। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा यार इसमें आइडेंटिटी लग रही है, लगा दें, लेकिन ऑर्डर सही नहीं है।
यहाँ पर v माइनस यू है, यहाँ पर v प्लस यू है। तो मुझे पता है कि आप जब भी दो नंबरों का योग कर रहे हो तो उनके ऑर्डर को चेंज कर सकते हो, u प्लस वी को घुमा करके v प्लस यू लिख सकते हैं हम, वही चीज मैंने यहाँ कर दी। अब v प्लस यू, v माइनस यू क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो मैंने v प्लस यू, v माइनस यू के अंदर वो आइडेंटिटी लगा करके इसको v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर कर दिया। यहाँ से जो ये 2a था इसको इधर भेज दिया, तो समीकरण क्या बन गया, 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जो आपका है गति का तीसरा समीकरण बन गया है। अब आप क्या करेंगे बच्चों, आप इन तीनों समीकरण को 2 से 3 बार अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद में मुझे सबका पॉजिटिव आंसर चाहिए कमेंट में कि यस मैम हमें आ गया है। नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करो, वापस देखो, बार बार देखो, कोई दिक्कत नहीं है। चीजें जब दिमाग में बैठ जाएगी ना तो आपको आगे की चीजें ईजी लगने लगेगी। अगर आप जाकर के बाद में 11th में मैथ्स लेना चाहते हो, फिजिक्स लेना चाहते हो, तो सारी छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए, और कॉन्सेप्ट वाइज जब चीजें देखोगे ना, अगर आपको किसी चीज का कॉन्सेप्ट पता होगा ना तो बड़ी मुश्किल आप वैसे भी कर सकते हो। अगर कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर बेसिक अप्रोच काम आ जाती है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी हल हो जाते हैं उससे। तो पहले ही समीकरण का हल करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन समीकरणों का इस्तेमाल करके, इन्हीं समीकरणों का इस्तेमाल करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, कुछ क्वेश्चंस है, हम वो सॉल्व करेंगे। पर उससे पहले आपको ये तीनों समीकरण हल करनी है अपनी कॉपी में 2 से 3 बार। वापस रिपीट कर रही हूँ, होमवर्क है आपका, आपको 2 से 3 बार इन समीकरणों को कॉपी में कर करके देखना है। जब तक नहीं आए तब तक करना है, और मुझे सबका कमेंट में पॉजिटिव आंसर चाहिए कि यस मैम हमें आ गया है, अब हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। तो इसी के साथ हम हमारा आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन में मैंने आपको बता दिया है कि इन समीकरणों का इस्तेमाल करके हम कैसे वैल्यूज निकाल सकते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।